हेलो फ्रेंड्स, यूनिट फोर्थ इंट्रोडक्शन टू एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोचेस एंड प्रोसेस पार्ट सेकेंड। ऑलरेडी मैं आपको पार्ट फर्स्ट एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन है, कॉन्सेप्ट है, यूजेस हैं, एम्स हैं, ये इनके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आई होप आपको वो वीडियो समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट दूसरे इसके अलग जो कंटेंट्स हैं वो मैं आपको कंटिन्यू आपको इसमें स्टडी करते हैं और आपको अच्छे से मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगी कि आगे जो भी है वो क्या है और किस प्रकार है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या इसमें स्ट्रक्चर और कंटेंट्स इंक्लूड है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम? एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल ऑफ कॉजेशन ऑफ डिजीज, कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन, नेक्स्ट मोड्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और चेन ऑफ इन्फेक्शन, नेक्स्ट टाइम ट्रेंड्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन डिजीज अकरेंस, जिसमें डेफिनेशन है डिजीज एपिडेमियोलॉजी की और टाइप्स ऑफ फ्लक्चुएशन डिजीज अकरेंस की। ये कंटेंट्स है जो हम इस वीडियो में समझेंगे। फर्स्ट है एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल ऑफ कॉजेशन ऑफ डिजीज़। इस टॉपिक का मतलब है कि जो डिज़ीज़ हो रही है उसके पीछे क्या कारण है, क्या पॉजिटिव फैक्टर है और कौन से कॉजेज रिस्पॉन्सिबल है डिज़ीज़ के। तो ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हम जिनको हम रोक कर प्रिवेंट करके हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंटिव और कंट्रोल मेजर्स फॉलो करके हम पर्सन को हेल्दी रख सकते हैं। तो ऐसे कौन से पॉजिटिव फैक्टर है जो वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। जैसे कि पॉजिटिव एजेंट कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, बहुत सारे सेवरल फैक्टर्स हैं जो कि एक एजेंट का काम करता है। हाँ, तो जैसे कि एग्जांपल है विब्रियो कॉलेरा, जो कि में जो कॉलेरा है बैक्टीरिया है वो किसके थ्रू, कंटामिनेटेड वाटर और फूड के थ्रू पर्सन के अंदर ट्रांसमिट होता है एंड उसके बाद क्या होता है, पर्सन सफ़र करता है डायरिया से। ठीक है, तो ये क्या है, विब्रियो कॉलेरा क्या है, कॉज है, रीज़न है, जो डिटर्मिनेंट फैक्टर है जिसकी वजह से डिजीज़ हो रही है। तो इस पॉजिटिव फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना क्या कहलाता है, कॉजेशन ऑफ डिजीज़, मतलब पता करना कि डिजीज़ का कारण क्या है। ठीक है, इसके अंदर में पढ़ेंगे कंप्लीट की होता क्या है, कारण क्या है डिजीज़ का। तो इसमें कुछ 3 एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में समझाया गया है कि एजेंट और होस्ट और एनवायरनमेंट, ये 3 ही एक दूसरे से अगर इंटरलेट करते हैं तो पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज़। अगर इन दोनों तीनों में बैलेंस हो जाता है, अगर एजेंट है बट होस्ट की इम्यूनिटी एम्पावर्ड है, मतलब इम्यूनिटी बूस्ट है, उसमें एजेंट को वो नहीं ले रहा है, उसने एजेंट से लड़ने की उसकी पावर है और एजेंट्स को नहीं ट्रांसफ़र कर पा रहा है, तो वो क्या होगा, डिजीज़ ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। और एनवायरनमेंट अगर फेवरेबल एनवायरनमेंट है, मतलब क्लीन है एकदम, बिल्कुल सेफ़ है, तो वो पॉजिटिव एजेंट क्या वहाँ रह ही नहीं पाएगा और उस वजह से क्या हो सकता है, वो डिजीज़ ट्रांसमिशन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट तीनों ही जो ट्राइड है वो एक दूसरे से बैलेंस करने चाहिए, तो ही हम हेल्दी रह पाएंगे। अगर इन तीनों में से एक भी इंटरलेट नहीं किया, होस्ट की इम्यूनिटी पावर कम है, एनवायरनमेंट डर्टी है, गंदा है, पॉल्यूटेड है, कंटामिनेटेड है और एजेंट क्या हो जाता है, उसकी वजह से पावरफुल हो जाता है और डिजीज ट्रांसमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट क्या है, एक ट्राइड है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि जो डिजीज़ ट्रांसमिशन है वो इस तरीके से ईजिली हो सकता है। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं एजेंट। एजेंट क्या होता है, एजेंट कुछ भी एक सिंगल फैक्टर भी हो सकता है, मल्टीपल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो डिजीज़ को, इन्फेक्शियस डिजीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल एक कारक हैं। जैसे कि कोलेरा का मैंने आपको बताया, विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया है। ठीक है, और जैसे ऑक्यूपेशनल, ज़रूरी नहीं है कि बैक्टीरियल डिजीज़ ही हो, ऑक्यूपेशनल जो काम करते हैं ऑक्यूपेशन के अंदर, उनमें जो लेड है, लेड पॉइजनिंग है, एस्बेस्टोस है, ये रुई है ना, ये भी क्या एजेंट ही है जो पर्सन में क्या लंग इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और जैसे अदर डिजीज़ हैं कि जैसे इंजरी और डेथ हो रही है, फिजिकल फैक्टर जैसे रेडिएशन है ना, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, ये भी क्या एजेंट है। इनकी वजह से क्या डिजीज़ का कारण बन रहा है, जो डिजीज़ का कारण बन रहा है एजेंट, वही कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है होस्ट, सॉरी, इसी के अंदर एजेंट में कंटिन्यू एक बताया गया है कि अगर ये तीनों, अगर एजेंट और होस्ट और एनवायरनमेंट, ये तीनों एक साथ अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो पर्सन को क्या होता है, डिजीज़ होती है। ठीक है, काफ़ी जो सेवरल, अब ये नहीं है कि ओनली वन फैक्टर से रिस्पॉन्सिबल होता है डिजीज़ का, जैसे कुछ मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, डिजीज़ बनाते हैं। जैसे कि कैसे सेवरल फैक्टर्स है, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन, ओबेसिटी, ये सब क्या हो, हाई फैट डाइट, ये सब मल्टीपल जो कॉजेशन है, ये क्या करते हैं, माइकल इन्फाक्शन है, हार्ट की डिजीज़ है, आर्टेरियोथेरोस्क्लेरोसिस है, ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल फैक्टर्स एज वेल एज सिंगल फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज़। ठीक है, तो एजेंट क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और इनकी वजह से डिजीज़ जो प्रोड्यूस हो रहा है वो डिजीज़ क्या करता है, होस्ट के अंदर जाकर डिजीज़ को प्रोड्यूस करता है। तो अब होस्ट क्या होता है, होस्ट
वह है, मतलब होस्ट कुछ भी हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है, एनिमल हो सकता है, जहाँ पर वो एजेंट ने एंट्री ली है और डिज़ीज़ को प्रोड्यूस किया है, ठीक है? वो क्या कहलाता है? होस्ट कहलाता है। जो एजेंट है, ठीक है? मतलब बॉडी के अंदर घुसकर अदर पर्सन को भी वो क्या कर सकता है? वही होस्ट ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है? वो भी क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं होस्ट। मतलब जिसके अंदर एजेंट रुक कर मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, फिर साइन एंड सिम्पटम्स उसमें दिखाई दे रहे हैं, वो क्या कहलाता है? होस्ट कहलाता है, ठीक है? अब होस्ट में सब में अलग-अलग क्या होता है? अलग-अलग उनका एक जनरली जेनेटिक मेकअप भी अलग होता है, उनका एक्सपोज़र लेवल भी अलग होता है, उनको इम्यूनिटी अलग होता है, उनका न्यूट्रिशन पावर अलग होता है, सब चीज़ों में हर इंसान में अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूशन में अलग-अलग चीज़ें होती हैं। कोई किसी पर्सन की इम्यूनिटी लो होती है तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो जाता है और उसमें बहुत जल्दी सीवियर साइनल सिम्पटम दिखते हैं और उसकी क्रोनिक कंडीशन आ जाती है। जैसे कि आप कोविड में देख ही रहे हैं, हमने सबने को समझ ही लिया है कि जिसकी इम्यूनिटी लो है उसको तुरंत उसको अफेक्ट कर दिया है और उसको बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो गई और कई लोगों की इससे डेथ भी हुई है। लेकिन जिसकी हाई पावर इम्यूनिटी है, वो अपने बॉडी में लड़ने की उसकी क्या क्षमता है उस इन्फेक्शन से, तो अपने उसने थोड़ा रिकवर जल्दी किया है देन लो इम्यूनिटी पीपल से। तो ये क्या है? होस्ट हैं, ठीक है? नेक्स्ट है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जो हमारे चारों तरफ एक्सटर्नल जो सराउंडिंग्स है वो एनवायरनमेंट है, ठीक है? ये एनवायरनमेंट भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। फेवरिंग अगर एनवायरनमेंट होगा तो डिजीज़ ट्रांसमिशन बहुत ईजिली हो जाएगा और अगर एजेंट के प्रति नॉट फेवरेबल होगा तो डिजीज़ ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है, ठीक है? कोई सा भी एनवायरनमेंट होता है, जैसे बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट मतलब थ्रू द जैसे एनिमल है, प्लांट, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सब क्या है? ये सब क्या करते हैं, या फिर होस्ट के अंदर ये सब क्या है? एक एनवायरनमेंट है कि जो डिजीज़ ट्रांसमिशन के लिए हेल्पफुल है, ठीक है? कल्चरल एंड सोशल एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल प्रैक्टिसेस, ये सब क्या है? सोशल। और फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब कि जैसे सॉइल है, वाटर, कंटामिनेटेड वाटर है, सॉइल है, रेडिएशंस है, साउंड है, ये सब क्या है? इनकी वजह से होने वाली डिजीज़ क्या है? एनवायरनमेंट के थ्रू मतलब एजेंट और होस्ट को क्या कर रही है? वो फेवरेबल कर रही है ताकि वो हम जो भी डिजीज़ से प्रोड्यूस हो रहा है वो ईजिली हो जाता है, ठीक है? इस तरीके से ये हम एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट तीनों ही एक दूसरे से इंटरलेट कर डिज़ीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन। अब डिजीज़ प्रोड्यूस होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि ओनली वन पर्सन में अगर डिजीज़ हो गया है तो वो अदर में फैला सकता है, लेकिन कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है कि जिसको अगर हम फुलफ़िल कर दें तो वो डिजीज़ ईजिली ट्रांसमिट हो जाती है। जैसे फोमाइट्स। फोमाइट्स मतलब होते हैं कि ऑब्जेक्ट्स, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं डिजीज़ ट्रांसमिशन में। जो भी आपने कोविड में देखा है कि अगर किसी पर्सन ने, ठीक है, जो कोविड से इन्फेक्टेड है, ठीक है, उसने उस पे ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन किसी बाउल पे या किसी टॉवल पे, किसी प्रोडक्ट पे, कोई भी ऐसा का आर्टिकल या ऑब्जेक्ट है जिसे उसने यूज़ किया है, उसको अदर पर्सन ने यूज़ कर लिया है, तो वो ट्रांसमिट हो जाता है वो इन्फेक्शन। तो ये आपको आइडिया हो चुका है कि मतलब बैक्टीरिया और वायरस में कितनी कैपेबिलिटी होती है अपने आप को ट्रांसमिट करने की। तो फोमाइट एक मेन रीज़न होता है डिजीज़ ट्रांसमिशन का, जो ईज़िली पर्सन क्या करते हैं, पर्सन टू पर्सन ये क्या होता है, ईज़िली ट्रांसमिशन हो जाता है। वेक्टर एक होता है फोमाइट्स, मतलब हम कर रहे हैं, वेक्टर मतलब थ्रू द मॉस्किटो, फ्लाइज, रोडेंट्स, माउस, इनके थ्रू जो नॉन लिविंग कैरियर मतलब जो नॉन ह्यूमन कैरियर, सॉरी नॉन लिविंग नहीं, नॉन ह्यूमन कैरियर मतलब ह्यूमन नहीं है लेकिन कोई किसी कैरियर के द्वारा डिजीज़ ट्रांसमिट हो रही है। जैसे मॉस्किटो है, मलेरिया मतलब मॉस्किटो है, उससे मलेरिया हो रहा है, डेंगू हो रहा है ना। कंटामिनेट फूड पे फ्लाइज आके बैठ जाती है और फूड को कंटामिनेट कर देती है, उसको फूड को हम खा लेते हैं, तो उससे भी क्या हो रहा है, डिजीज़ ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है। थर्ड होता है जो आपने पढ़ा है वेक्टर, ठीक है। वेक्टर के बाद आएगा रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर क्या होता है? रिजर्वॉयर एक जहाँ पर ह्यूमन, एनिमल या प्लांट या सॉइल, जहाँ पर मतलब जो भी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म हैं लाइव कर रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं? रिजर्वॉयर कहलाते हैं। मतलब अ, जैसे कोई एजेंट है, ठीक है, ह्यूमन के अंदर चला गया या कोई सॉइल में, किसी फिशेज सॉइल में है, जैसे कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है वहाँ पर, आउटसाइड एरिया में उसने फिशेज पास किया, स्टूल पास किया, उस स्पीसीज़ के अंदर बैक्टीरियाज, वायरसेस जो भी है वो मल्टीप्लाई करेंगे और वो वहाँ पर मक्खी से फ्लाइज बैठी, ठीक है, उस फ्लाइज ने फिर वो कंटामिनेट फूड पे गई, फूड पे बैठ गई, उसको क्या करा, उसने कंटामिनेट कर दिया। इस तरीके से क्या चली, चेन चली, ठीक है। तो रिजर्वर कौन हुआ इसमें भी? सॉइल हुआ।
जहाँ पर उसने वायरस जो बैक्टीरियाज़ हैं वहाँ पे मल्टीप्लाई हुए, वहाँ पे लाइव रहे, ज़िंदा रहे, उसके बाद वो किसी और में ट्रांसमिट हो गए। तो रिज़र्वॉयर क्या होते हैं, जहाँ पर ऑर्गेनिज़्म की मल्टीप्लिकेशन होता है और वो वहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं जब तक वो इन्फेक्शियस स्टेज में ना आ जाएँ। वो क्या कहलाते हैं, रिज़र्वॉयर कहलाते हैं। ठीक है? रिज़र्वॉयर में के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे उसको हम कैरियर कहते हैं। कैरियर क्या होता है, रिजर्वॉयर तो क्या होता है, जस्ट रहने की स्थान, और कैरियर क्या होता है, जो जहाँ से वो रह रहा है वहाँ से उठाकर दूसरी जगह में, दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र करवाना, वो पर्सन क्या कहलाता है, कैरियर कहलाता है। ठीक है? कैरियर भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, अलग अलग वर्सन में अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे इनक्यूबेटरी कैरियर होता है, कॉन्वल्सेंट कैरियर होता है, हेल्दी कैरियर होता है। तो वन बाय वन हम समझते हैं कि क्या होता है। जो इनक्यूबेटरी कैरियर होता है वो क्या कहलाता है, कि ऐसा पर्सन जिसके अंदर इन्फेक्शियस एजेंट तो चला गया, ठीक है, अर्ली फेस ऑफ डिजीज़ में, ठीक है, और इंक्यूबेशन पीरियड आता है, मतलब पर्सन जो है इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान, मतलब इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि एंट्री ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट टिल द प्रेजेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम, जब तक साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट नहीं हो जाता है, और जब उससे मतलब एंट्री, इन्फेक्शियस एजेंट एंट्री करने से लेकर फर्स्ट साइन एंड सिम्टम तक डेवलप नहीं हो जाता, वो क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। तो इंक्यूबेटरी करियर क्या कहलाता है, जब तक पर्सन में कोई साइन एंड सिम्टम नहीं दिख रहा है पर्सन में, तब उसके अंदर क्या होता है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या करता है, डिजीज़ को ट्रांसमिट करने की उसमें एबिलिटी होती है। तो वो क्या कहलाता है, इंक्यूबेटरी कैरियर कहलाता है। क्योंकि अभी किसी पर्सन को साइन एंड सिम्टम नहीं दिखेंगे तो वो ईज़िली क्या करता है, ट्रांसमिट कर सकता है डिजीज़ को। जैसे कोविड है, कोविड का जो भी इंक्यूबेशन पीरियड है उस दौरान पर्सन में प्रेज़ेंट है वो इन्फेक्टिव एजेंट, और वो वन पर्सन से दूसरे पर्सन में फैला रहा है, क्योंकि किसी को साइन एंड सिम्टम नहीं दिख रहे हैं, ना खुद पर्सन को पता चल रहा है। तो वो क्या ईज़िली क्या हो, ट्रांसमिट हो रही है डिजीज़। ठीक है? तो क्या कहलाता है, इंक्यूबेटरी करियर कहलाता है। सेकंड है कन्वल्सन करियर। कन्वल्सन करियर में क्या होता है, कि जो भी पर्सन है, ठीक है, मतलब उसको ऑलरेडी क्या हो चुका है, वो इन्फेक्टेड हो चुका है, अब वो क्या है, रिकवरी फेज़ में है, लेकिन रिकवरी फेज़ के अंदर वो क्या है, अभी तक स्टिल इन्फेक्शियस है, कि दूसरों को भी वो इन्फेक्टेड कर सकता है, मतलब लंबे समय तक इन्फेक्शियस प्रोडक्ट को ट्रांसमिट करने की उसमें एबिलिटी पाई जाती है, उसको बोलते हैं कन्वल्सन कैरियर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल टाइफाइड है ना, जो जिसमें साल्मोनेला टाइफाइड ऑर्गेनिज्म होता है, ये लॉन्ग टाइम तक क्या होता है, इन्फेक्टेड के पर्सन के फीसिस में प्रेजेंट रहता है। तो जो भी मतलब ज़्यादा ज़्यादा 6 to 8 वीक्स तक कंटिन्यू उसके फीसिस में रहता है, तो जो भी उसके कांटेक्ट में आएगा तो वो इजीली उससे इन्फेक्टेड हो सकता है। थर्ड है हेल्दी करियर। हेल्दी करियर क्या होता है, कि ऐसा जो कि मतलब उसके अंदर डिजीज़ का ऑर्गेनिज्म है, बट वो ना इल होता है और कोई साइन एंड सिम्टम्स इसमें शो नहीं होते हैं, ठीक है, और लेकिन वो फिर भी एक से दूसरे में वो ट्रांसमिट करने की उसमें एबिलिटी होती है, वो क्या कहलाता है, हेल्दी करियर कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल है, मेनिंजोकोकल मोनाजाइटिस है ना, उसमें मतलब कोई उसको साइन एंड सिम्टम्स नहीं पता चलेंगे कि है, ठीक है, और वो बिल्कुल उसको बिल्कुल हेल्दी रहेगा, या और लेकिन फिर भी उसमें एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलाने की एक एबिलिटी रहती है, वो कहलाता है हेल्दी करियर। ठीक है, नेक्स्ट है करियर के बेस्ड के टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक टेम्पररी करियर होता है, एक क्रोनिक कैरियर होता है। जो टेम्पररी होता है वो कुछ समय के लिए, जैसे कि अभी सिर्फ जैसे कि मैंने आपको बताया था, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही वो ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है, थ्रू द एक्सरेटा के थ्रू या किसी के थ्रू। इंक्यूबेटरी टाइम के दौरान ये कॉन्वर्सन के हेल्दी करियर जो हमने पढ़े थे वो टेम्पररी करियर में आते हैं। लेकिन जो क्रॉनिक करियर है, मतलब पर्सन के अंदर लंबे समय तक या लंबे समय के लिए या काफ़ी लंबे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, ईयरली या फिर पूरी लाइफ टाइम तक उसमें क्या है, करियर कैपेसिटी है कि वो पर्सन को जब तक उसको ट्रीटमेंट ना मिल जाए तो वो इन्फेक्टेड करेगा पर्सन को। ठीक है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी या मलेरिया है ना, ऐसे जो होते हैं जिनको कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो वो क्या कर सकते हैं, दूसरों को भी इन्फेक्टेड कर सकते हैं बहुत ईजिली। हेपेटाइटिस बी का अगर कोई पेशेंट है तो अगर उसमें कोई IV ड्रग यूज़ किया, फिर वही नीडल दूसरे में यूज़ कर लिया, तो वो क्या करेगा, इन्फेक्शन फैलाएगा। जब तक उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट रोका नहीं जाएगा, उसको इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा, जब तक वो उसको फैलाने की एबिलिटी रहती है। तो इस तरीके से ये करियर है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन। अभी तक तो हमने पढ़ा कि कैसे फैल रहा है, क्या पॉजिटिव फैक्टर हैं, है ना, एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट, ये सब क्या है, एक पॉजिटिव फैक्टर है जिसके थ्रू डिजीज़ प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन डिजीज़ तो प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन अब डिजीज़ एक से दूसरे में कैसे फैल रही है, तो वो क्या कहलाता है, मोड ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन।
ठीक है। वन पर्सन टू अनदर पर्सन में जो डिजीज़ का ट्रांसमिशन होता है वो क्या कहलाता है, मोड्स ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन। तो ये 2 टाइप्स का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। ठीक है, तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या आता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन द सेंस डायरेक्टली, जैसे पर्सन को कोई स्किन इन्फेक्शन है और उसने डायरेक्टली एक दूसरे पर्सन से कोई स्कैबीज है या कोई अदर स्किन, तो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट हुआ तो उस पर्सन को भी ईजिली वो इन्फेक्टेड कर सकता है। ठीक है, किसिंग के द्वारा, सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा, ठीक है, क्लोज कंटिन्यूअस अगर कांटेक्ट रहा तो उससे क्या हो सकता है, डिजीज इजीली ट्रांसमिटेड हो सकती है। जैसे एग्जांपल है लेप्रोसी, HIV एड्स है या स्किन इन्फेक्शन एक्सेट्रा। ये सब क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट के एग्जांपल है। सेकंड है ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स सबसे बड़ा एग्जांपल आपको कोविड है ही, कि जो भी आपको ड्रॉपलेट्स, आपने छींका, कफिंग किया, स्नीजिंग किया, तो जो भी आपका सलाइवा है वो रिलीज हुआ एनवायरनमेंट में, वो ड्रॉपलेट्स क्या है, अदर पर्सन के अंदर गए। ठीक है, तो क्या हो सकता है, मतलब डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली रूप से वो अंदर चले गए हैं, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से क्या हो सकता है, पर्सन को क्या इजीली वो इन्फेक्टेड हो सकता है। तो इसके एग्जांपल क्या है, ट्यूबरक्लोसिस है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, वूपिंग कफ है, और एक सबसे मेन एग्जांपल कोरोना वायरस है। ठीक है, ये हो गया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। फिर थर्ड है कॉन्टैक्ट विथ सॉइल। अब सॉइल भी एक मोड है ट्रांसमिशन का, क्योंकि सॉइल के अंदर भी क्या है, बैक्टीरियाज, वायरसेस क्या कर रहे हैं, रिजर्वर की तरह रह रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो फ्लाइज के थ्रू या किसी के थ्रू क्या है, पर्सन में, फूड में भी आ सकते हैं। ठीक है, मोड भी ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन करना डिजीज़ का। या फिर जो टिटनेस आपने सुना है, ठीक है, टिटनेस के थ्रू भी क्या हो सकता है, जो कंटामिनेटेड सॉइल है उसके थ्रू भी क्या हो सकता है, टिटनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से जो सॉइल है उससे कांटेक्ट में भी क्या हो सकता है, पर्सन इन्फेक्टेड हो सकता है। फोर्थ है आइनोकुलेशन इनटू स्किन और म्यूकोसा। मतलब जो इन्फेक्शियस एजेंट हैं, ठीक है, जैसे हेपेटाइटिस बी, HIV, ये भी ट्रांसमिटेड हो सकते हैं बाय द डायरेक्टली इन द स्किन। जैसे कि कोई इंजेक्शन है या डॉग बाइट है या रेबीज़, जो डॉग बाइट के थ्रू क्या रेबीज़ वायरस जा रहा है, मतलब कोई भी अपने पंचर करी स्किन की साइट, चाहे वो डॉग के थ्रू या कोई जीव, एनिमल्स के थ्रू हो या इन्फेक्ट इंजेक्शन के थ्रू हो, तो हम क्या कर रहे हैं, कोई इन्फेक्शन को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं ना, तो वो भी क्या है, आइनो स्किन और म्यूकोसा के थ्रू जो फैल रहा है डिजीज़, वो क्या कहलाता है, आइनोक्लेशन टू स्किन और म्यूकोसा। और लास्ट है ट्रांसप्लासेंटल। ट्रांसप्लेसेंटल मतलब होता है कि भाई मतलब मदर से बच्चे को, ठीक है, वर्टिकल ट्रांसमिशन किस जिसे कहते हैं, जैसे कि HIV है, हेपेटाइटिस है, C है, सिफिलिस है, ये ट्रांसमिटेड होते हैं फ्रॉम द मदर टू द फीटस थ्रू प्लेसेंटा। तो इस तरीके से ये मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है, वो भी है डायरेक्टली कॉन्टैक्ट, मतलब डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो रहा है, बीच में कोई कोई अदर पर्सन नहीं आ रहा है। ठीक है, डायरेक्टली ट्रांसमिशन क्या कहलाता है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन मोड कहलाता है डिजीज़ का। अब सेकंड है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। मतलब इनडायरेक्ट मतलब कोई अदर पर्सन है, मतलब यहाँ से कोई और उठा रहा है फिर दूसरे पर्सन में डाल रहा है, तो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कहलाता है। जैसे कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। एयरबॉर्न ट्रांसमिशन में ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि जैसे कि थ्रो ड्रॉपलेट्स हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, जो इन्फेक्टेड होते हैं ऑर्गेनिज्म और डिजीज एजेंट से। ठीक है, जैसे कि एयर है वो फ्लोटेड हो रही है और लॉन्ग टाइम तक वहाँ रह रही है, और उसके थ्रू क्या होता है, कोई भी पर्सन है वहाँ पे आया, कॉन्टेक्ट में आया, तो ईजिली वो क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है। वाटर बॉर्न डिजीज़ है, वाटर बॉर्न ट्रांसमिशन है, मतलब वाटर बॉर्न मतलब जो भी जैसे कंटामिनेटेड पानी है, जैसे कि रिवर का, लेक्स का, पॉन्ड्स का, वेल्स का, ये कंटामिनेट हो चुके हैं बाय सीवेज के द्वारा, इफ्लुएंट्स के द्वारा, या इंडस्ट्रियल वेस्ट के द्वारा, या टॉक्सिन्स के द्वारा। ठीक है, तो ये कंटामिनेटेड वाटर क्या करा, पर्सन के द्वारा क्या करा, उसको कंजप्शन, उसका यूज़ किया गया, उसकी वजह से होने वाला ट्रांसमिशन क्या कहलाता है, वाटर बॉर्न कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है कॉलेरा है, टाइफाइड है, अमीबियासिस है, जियार्डियासिस है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है व्हीकल बोन। व्हीकल बोन मतलब जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके द्वारा, जैसे कि कोई भी ईटिंग यूटेंसिल है, कॉम्ब है, क्लोथिंग है, या शेयर ड्रिंकिंग बॉटल्स हैं, हमने एक से दूसरे से ट्रांसफ़र किया और वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, उसकी वजह से वो एजेंट क्या होता है, शेयरिंग करने की वजह से ट्रांसमिट हो गया। जैसे एग्जांपल है शेयरिंग ऑफ काजल। काजल किसी को ट्रैकोमा है डिजीज़, और उसने क्या करा, काजल शेयर किया, उसकी वजह से अनदर पर्सन भी इन्फेक्टेड हो गया है उसी डिजीज़ से। ठीक है, नेक्स्ट है फूड बॉर्न ट्रांसमिशन। फूड बॉर्न मतलब एक फूड जो है वो भी एक मीडियम होता है ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ का, जो भी कंटामिनेटेड और इम्प्रॉपर वॉश्ड वेजिटेबल जैसे सलाद वगैरह है, उसमें माइक्रोबियल एजेंट क्या होता है, इजीली ट्रांसमिशन इजीली हो जाता है। जैसे कि साल्मोनेला टाइफाई है, वो क्या होता है, बैक्टीरिया फूड को कंटामिनेट कर देते हैं, और उस फूड को कोई भी यूज़ करेगा, खाएगा, तो वो ईजिली क्या हो सकता है, उसको डिजीज़ हो सकती है। तो ये भी क्या कहलाता है, फूड बॉर्न ट्रांसमिशन। नेक्स्ट है वेक्टर बॉर्न। वेक्टर बॉर्न मतलब थ्रू द मॉस्किटो, फ्लाइज और कॉकरोचेज, लाइज,
टिक्स, माइट्स, इनकी वजह से जो डिजीज़ का ट्रांसमिशन हो रहा है वो कहलाता है वेक्टर बोर्न डिजीज़। ये 2 टाइप्स का होता है, मैकेनिकल होता है और एक बायोलॉजिकल होता है। जो मैकेनिकल होता है वो क्या करता है, मतलब मैकेनिकल मतलब कि जैसे कि इन्फेक्टेड जो फ्लाइज़ हैं, है ना? वो फूड पे बैठी है, उसको फूड को कंटामिनेट किया और उस पर्सन ने खाया, ठीक है? तो फिर उसके बाद उसको डायरिया हुआ, वो कहलाता है मैकेनिकल। और बायोलॉजिकल क्या होता है, डायरेक्टली जो इन्फेक्शियस एजेंट है, वेक्टर है, उसने डायरेक्टली पर्सन या होस्ट को या एनिमल को, जो भी होस्ट है, उसको बाइट किया और उसके बाद डायरेक्टली उसको क्या इन्फेक्शन हो गया, ठीक है? उसका लाइफ साइकिल अंदर चली, उसके बाद वो क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन कहलाता है, ठीक है? इस तरीके से ये अलग अलग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मोड है ट्रांसमिशन के। आई होप आपको ये भी पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किस तरह हो रहा है ट्रांसमिशन डिजीज़ का, ठीक है? ये डायग्राम आपको दिख रहा है कि डायरेक्ट कांटेक्ट कैसे है, ड्रॉपलेट्स है, कांटेक्ट विद सॉइल है, एयरबोर्न ट्रांसमिशन है, ट्रांसप्लासेंटल है, ठीक है? आइनोकुलेशन इनटू स्किन और म्यूकोसा है, वाटरबोर्न ट्रांसमिशन है, वेक्टर बॉर्न है, व्हीकल बॉर्न है एंड फूड बॉर्न है। इनडायरेक्ट में आपको एयरबोर्न इन्फेक्शन, वाटरबोर्न, वेक्टरबोर्न, व्हीकल बॉर्न और फूड बॉर्न ट्रांसमिशन, ठीक है? अब नेक्स्ट है चेन ऑफ इन्फेक्शन। अभी तक हमने मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो पढ़ लिया कि हाँ ठीक है, इससे इसके थ्रू डिजीज़ ट्रांसमिट हो रही है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है? ये कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन नहीं है, डायरेक्टली किस तरह हो रहा है, इनडायरेक्टली किस तरह हो रहा है। बट इसकी चेन क्या है, मतलब हर एक इन्फेक्शन एजेंट इतना हेल्दी नहीं होता है कि वो इजीली जल्दी से उसको तुरंत ही इन्फेक्ट कर दे। नहीं, उसकी एक चेन होती है, जब तक वो चेन पूरी नहीं होती, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है। अगर उसको बीच में तोड़ दी जाए तो वहीं वो इन्फेक्शियस एजेंट ख़त्म हो जाता है। तो एक चेन है इन्फेक्शन की, वो किस तरह होती है? फर्स्ट है एजेंट। एजेंट मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, जो भी एजेंट है, वो एजेंट कहीं से भी आया, ठीक है? वो एजेंट क्या हुआ? एजेंट के रूप में रहा, ठीक है? उसके बाद वो किस में गया? रिजर्वॉयर में गया। रिजर्वॉयर मतलब एक जहाँ पर वहाँ पे को जीवित रख सके, ठीक है? अपने आप को इन्फेक्शियस एजेंट तक इन्फेक्शियस स्टेज तक ला सके, वो क्या कहलाता है? रिजर्वॉयर, ठीक है? जो कोई भी हो सकता है, जैसे पीपल भी हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, फूड भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, ठीक है? अब रिजर्वॉयर में मल्टीप्लिकेशन होने के बाद, ठीक है, वो वहाँ से बॉटल ऑफ एग्जिट करेगा, मतलब किसी पर्सन ने वो खाया फूड के थ्रू या वाटर के थ्रू, या ह्यूमन खुद इन्फेक्टेड हो गया है, ह्यूमन खुद वो रिजर्वॉयर बना हुआ है, तो उसके बॉटल ऑफ एग्जिट मतलब थ्रू द माउथ, नोज एंड वुंड। जैसे कि कोई एजेंट है, एजेंट क्या हुआ? एग्जाम्पल कोरोना हुआ, कोविड-19 हुआ, ठीक है? उसका रिजर्वॉयर कौन हुआ? कि ह्यूमन खुद है, कि ह्यूमन के अंदर वो क्या हुआ? उसने मल्टीप्लिकेशन किया और वो इन्फेक्शियस स्टेज तक आ गया। फिर पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या थ्रू था? उसने कफिंग या स्नीजिंग के दौरान ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फैलाया, ठीक है? फिर क्या हुआ? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। फिर उस पर्सन ने कैसे ट्रांसमिशन किया? या तो फिर वो किसी पर्सन से डायरेक्टली की शेयरिंग किया उसने आर्टिकल्स वगैरह, या उसके डायरेक्ट हैंड कॉन्टैक्ट करा, या हैंडशेक किया, या उसके जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन डायरेक्ट सेकेंड पर्सन के अंदर चला गया। तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन हुआ। फिर उस पर्सन में कैसे एंट्री करेगा? थ्रू माउथ के थ्रू कर सकता है, नोज़ के थ्रू कर सकता है ना, या म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू वो एंट्री कर सकता है। फिर वो क्या होगा? सेकंड भी क्या हुआ? पर्सन भी ससेप्टेबल हो चुका है होस्ट में। चाहे मतलब हर कोई ससेप्टेबल नहीं होता है, लेकिन जैसे जिसकी लो इम्यूनिटी होती है, एज उसकी कम होती है, ये ज़्यादा है, ठीक है, अनइम्यूनाइज्ड है, तो ये पर्सन क्या इजीली होस्ट बन गए। तो इस तरीके से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे वो उसकी चेन चली है, तो उसको हम कहते हैं चेन ऑफ इन्फेक्शन। आई होप आपको एग्जाम्पल के साथ ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से इन्फेक्शन आगे फैल रहा है, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है कि डिजीज़ अकरेंस, मतलब जो डिज़ीज़ हो रही है उसका ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ओनली हो रही है तो उसको हम मतलब डिज़ीज़ का कारण बन रहा है तो डिज़ीज़, मतलब कुछ ऐसा पॉइंट भी आते हैं कि डिज़ीज़ को हम जब आइडेंटिफाई करते हैं तो कहीं डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है, कहीं कम पाई जाती है, कहीं बिल्कुल भी नहीं होती है। तो वो डिज़ीज़ अकरेंस के अकॉर्डिंग कुछ डिफ़ाइन किए गए हैं टर्म्स को, तो हम वो देखते हैं। फर्स्ट है एंडेमिक। एंडेमिक क्या होता है कि एक जैसा, सिमिलर, सेम, कॉन्स्टेंटली प्रेजेंस है डिजीज़ का, ना हायर लेवल पे जा रहा है ना लोअर लेवल पे, मतलब एक नॉर्मली रेट पे एक डिजीज़ पाई जा रही है, हाँ ठीक है ये डिजीज़ है, ना उसको कोई अपन कह सकते हैं कि नहीं इसको तुरंत रोकने की ज़रूरत है, नहीं, बट ये कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट पाई जा रही है डिजीज़, ठीक है? जैसे कि एग्जाम्पल है कि डायरियल डिजीज़ है, रेस्पिरेटरी, मतलब कुछ ना कुछ केसेस आते ही रहते हैं पर ईयर पर मंथ, ठीक है? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ठीक है? ये सब क्या है? एंडेमिक कहलाता है। क्या कहलाता है? एंडेमिक। एंडेमिक मतलब होता है कॉन्स्टेंटली प्रेजेंस ऑफ डिजीज़ और पैथोजन विद इन अ गिवन अ जोग्राफिक एरिया, जो एक नॉर्मल पॉपुलेशन है उसके अंदर कॉन्स्टेंटली अगर प्रेजेंस है डिजीज़ का, तो क्या कहलाता है?
एंडेमिक कहलाता है। नेक्स्ट है हाइपर एंडेमिक। हाइपर एंडेमिक मतलब कि जो डिजीज़ और पैथोजेंस है वो हाई इंसिडेंस रेट में पाए जा रहे हैं। ठीक है, हाई मतलब बहुत हाई लेवल पे उसका डिक्रीज़ नहीं हो रहा लेवल, तो वो कहलाता है हाइपर एंडेमिक कहलाता है। उसका प्रिवेलेंस रेट क्या होती है, हाई होता है। जैसे कि मलेरिया इन अफ्रीका, अफ्रीका के अंदर मलेरिया बहुत ज़्यादा हाई इंसिडेंस में है, बट उसी कांस्टेंट रेट में है, अप डाउन नहीं है, जिगजैग नहीं है, कंटिन्यू उसी कांस्टेंट में है, इसलिए इसको एंडेमिक कहते हैं। एंडेमिक मतलब ही कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ एनी पैथोजन और डिजीज, एंडेमिक कहलाता है। ठीक है, अब है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक मतलब होता है इरेगुलर पैटर्न या स्कैटर्ड पैटर्न। द स्कैटर्ड पॉपुलेशन मतलब कुछ पॉपुलेशन, मतलब इधर कुछ पॉपुलेशन पे हो रहा है तो कुछ इंडिया में हो रहा है, तो कुछ अफगानिस्तान में, कुछ अफ्रीका में, तो कुछ तो स्कैटर्ड तरीके से हो रहा है, मतलब कोई फ्रिक्वेंटली नहीं है। इनफ्रिक्वेंटली तरीके से जो डिजीज़ का पैटर्न पाया जा रहा है, तो उसको हम क्या इसमें बोलते हैं, स्पोरेडिक। स्पोरेडिक टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एपिडेमिक। एपिडेमिक मतलब ये होता है कि सडनली लार्ज नंबर ऑफ पीपल क्या हो, सडनली अफेक्टेड हो रहे हो किसी डिजीज से, या जैसे इसका अदर नेम होता है आउटब्रेक। आउटब्रेक मतलब एक कोई लोकलाइज्ड पॉपुलेशन है, उस पर सडनली टाइम के साथ एकदम लार्ज नंबर ऑफ पीपल अफेक्ट हुए हैं। ठीक है, एंडेमिक में सिमिलर था। ठीक है, स्पॉडिक में स्कैटर्ड पैटर्न में था। एपिडेमिक मतलब होता है आउटब्रेक होना, मतलब एकदम पॉपुलेशन क्या हो गई, लार्ज हो गई सडनली। ठीक है, वो क्या कहलाता है, एपिडेमिक कहलाता है। जैसे एग्जांपल है, कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ हुई थी, चिकन पॉक्स है, कोलेरा है, इनके केसेस एकदम सडनली बहुत तेज़ी से बढ़े थे पॉपुलेशन पे इंडिया के अंदर, तो उसके हम बोलते हैं एपिडेमिक। ठीक है, उसको कंट्रोल करना बहुत प्रॉब्लम वाली हो जाता है कि किस तरह इसको कंट्रोल किया जाए। नेक्स्ट है पेंडेमिक। वो एपिडेमिक जो होता है वो एक नॉर्मल गिवन एरिया या पॉपुलेशन में होता है। पेंडेमिक मतलब होता है पेंडेमिक हो जाना, मतलब होल पॉपुलेशन उससे अफेक्ट होती है। होल पॉपुलेशन का इन द सेंस कंप्लीट नेशन, कंप्लीट कंट्री, या कंप्लीट जो भी वर्ल्ड है, एरिया है जहाँ पर वो इन्फेक्टेड बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, उसको बोलते हैं पैंडेमिक। ठीक है, जैसे कि H1N1 इन्फ्लुएंजा बहुत खतरनाक पैंडेमिक हुआ था इन 2009 के अंदर। तो इस तरीके से 4 टर्मिनोलॉजी है डिजीज़ के अकरेंस को, कि अगर हमको डिजीज़ का अकरेंस बताना है कि अगर कॉन्स्टेंटली पाई जा रही है तो उस टर्म्स को हम एंडेमिक कहते हैं। ठीक है, अगर स्क्वाटर्ड पैटर्न में पाई जा रही है तो उसको हम स्पोरेडिक कहते हैं, और अगर सडनली आउटब्रेक हुआ है बहुत तेज़ी से, अगर लार्ज पॉपुलेशन अफेक्ट हो रहा है तो उसे एपिडेमिक कहते हैं, और होल कंट्री अगर अफेक्ट हो रहा है, नेशन अफेक्ट हो रहा है, तो उसे हम पैंडेमिक कहते हैं। इस तरीके से 4 टर्मिनोलॉजी हैं जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि डिजीज़ का अकरेंस किस तरह हो रहा है। ठीक है, अब इसको देखते हुए कि कुछ डिजीज़ जो अकरेंस हो रही है उसमें भी कुछ फ्लक्चुएशंस होते हैं, कि मतलब कुछ डिजीज़ शॉर्ट टाइम के लिए पाई जाती है, कुछ लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए दिखाई देती है, कुछ साइक्लिक पैटर्न में दिखाई देती है, कुछ ईयर बाय ईयर दिखाई देती है, कुछ टाइम टू टाइम, जैसे कुछ सीजनल दिखाई देती है। तो इस अकॉर्डिंग भी इस डिजीज़ अकरेंस को क्लासीफाई किया गया है। जैसे कि फर्स्ट है शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन का एग्जांपल होता है एपिडेमिक। मतलब जो एपिडेमिक होता है, आउटब्रेक होता है, वो शॉर्ट टर्म होता है। मतलब शॉर्ट टर्म मतलब एकदम सडनली कोई डिजीज़ हुई, ठीक है, और उसको फिर कंट्रोल करने का कोशिश किया, और शॉर्ट टाइम के लिए वो रही, कंटिन्यू प्रेजेंट नहीं रही, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए रही। जैसे कि एक एग्जांपल है, जैसे कोई एक केस हुआ था, कॉलेरा का केस हुआ था 2013 के अंदर, जो वाटर प्लांट के थ्रू कंटिन्यू पानी के द्वारा, कंटामिनेटेड वाटर के द्वारा लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन अफेक्ट हुए था। ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर के दौरान ओनली 3 मंथ्स में ही पर्सन बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए थे, और उसके जस्ट उससे पहले बिल्कुल नॉर्मल था, और उसके बाद भी जस्ट नॉर्मल था। लेकिन जो 2013 जो पार्ट था, और वो भी सिर्फ ओनली 3 मंथ, और उसमें भी अगस्त, उसमें बहुत हाई पैटर्न पे पॉपुलेशन बहुत अफेक्ट हुआ था। तो ये क्या हुआ, शॉर्ट टर्म एपिडेमिक, मतलब सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए फ्लक्चुएट हुआ एपिडेमिक प्रोसेस। ठीक है, ये कहलाता है शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। इसके भी कुछ टाइप होते हैं, कॉमन सोर्स एपिडेमिक होता है, प्रोपिकेटेड होता है, और मिक्स्ड होता है। कॉमन सोर्स में मतलब ओनली वन टाइप सोर्स ही है, उसकी वजह से पर्सन के अफेक्ट होते हैं। ठीक है, प्रोपिगेटेड मतलब कुछ डिफरेंट मल्टीपल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कि पता नहीं चलता है कि सिंगल कॉमन कॉज क्या है, और मिक्स्ड में दोनों का मिक्स आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पीरियोडिक फ्लक्चुएशन। पीरियोडिक फ्लक्चुएशन में आपको दिख रहा है एक सीजनेबल होता है और एक साइक्लिक होता है। सीजनेबल मतलब होता है कुछ डिजीज़ कुछ सीज़न में ही दिखाई देती है, जैसे कुछ विंटर सीज़न में है, जैसे और रेनी सीज़न में है, रेनी सीज़न में से डेंगू दिखाई देता है। हाँ, एक सीजनल में एग्जांपल बताते हैं, जैसे विंटर सीज़न में ज़्यादातर केसेस क्या, रोटा वायरस के, जैसे डायरिया किसी को प्रेजेंस हो रहा है,
ठीक है, जो मेनली बहुत ज़्यादा जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें दिखाई देता है, ठीक है। और जो स्प्रिंग सीजन्स हैं उसमें मीज़ल्स दिखाई देता है, रेनी सीजन में गैस्ट्रोएंटेराइटिस केसेस ज़्यादा दिखाई देते हैं, डेंगू फीवर दिखाई देता है, मलेरिया होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या है, सीजनेबल ट्रेंड्स में होता है, ठीक है। ये सब क्या कहलाता है, क्योंकि इनमें ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये ओवर क्राउडिंग, ये सब कंडीशन क्या होती है, अफेक्ट करती है उस प्रोसेस को और ईजिली वो डिजीज़ को डेवलप करती है, उसको हम बोलते हैं सीजनेबल। एक होता है साइक्लिक ट्रेंड। साइक्लिक मतलब कुछ ड्यूरेशन के अंदर वो डिज़ीज़ दिखाई देना, मतलब कुछ डिज़ीज़ क्या होती है 2 टू 3 ईयर्स में आती है, कुछ डिज़ीज़ 6 टू 9 ईयर्स में आती है। जैसे मीज़ल्स है वो हर 2 से 3 साल में अफ़ेक्ट होगा उससे पॉपुलेशन। रूबेला 6 टू 9 ईयर्स में दिखाई देता है। इन्फ्लुएंज़ा जो पैंडेमिक्स अचानक होता है वो 7 से 10 साल में, जैसे कि इन्फ्लुएंज़ा अभी जो चल रहा है कोविड, वो 10 साल पहले प्रेज़ेंट था, ठीक है। अब वापस एकदम सडनली आउटब्रेक हुआ है, इसका पैंडेमिक हुआ है, तो 7 टू 10 ईयर्स बाद इसका साइक्लिक हुआ है। अभी वापस जब इसका कंप्लीट इरेडिकेट हो जाएगा, उसके बाद फिर 10 साल बाद फिर से कोई ऐसी मतलब प्रॉब्लम आएगी, पैंडेमिक होगा, कुछ ना कुछ और नया वायरस आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, ये साइक्लिक ट्रेंड कहलाता है। एक होता है लास्ट है लॉन्ग टर्म और सिक्युलर ट्रेंड, मतलब ऐसा डिज़ीज़ अकरेंस, मतलब जो कंटिन्यूअस लॉन्ग टर्म से चल रही है, ठीक है। मतलब एक कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है ना, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि एग्जांपल है, जैसे डायबिटीज़ है, जो क्रोनिक डिजीज़ है, जैसे लंग कैंसर है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, डायबिटीज़, ये सब क्या करते हैं, इस टाइप ऑफ ट्रेंड को इस टाइप ट्रेंड को हम क्या टाइम के अकॉर्डिंग दिखता है। तो इस तरीके से ये टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है डिजीज़ अकरेंस का। आई होप आपको ये कंप्लीट समझ में आया होगा। मैं थोड़ा फास्ट समझाती हूँ ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको ईजिली और जल्दी समझ में आ जाए। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद समझने की कोशिश कीजिएगा। मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगा। और आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। ये लास्ट है आपका समराइज़ किया गया है कि जो अभी हमने पढ़ा है एपिडेमियोलॉजी, कुल मिला के इसमें हमने स्टडी किया है डिस्ट्रीब्यूशन का, स्टैटिस्टिक किया डिजीज़ का कि किस तरह कहाँ फैल रही है डिजीज़, हम उसको कैसे कैसे एपिडेमिक हो रहा है, इनकी स्टडी हमने करी है। तो इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट बताया है, समराइज़ किया है कि हमने इस जो भी हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं उनमें हमने क्या क्या देखा है, डिस्ट्रीब्यूशन देखा है, डिजीज़ का स्टैटिस्टिक देखा और एपिडेमिक देखा है, ठीक है। तो कंप्लीट कंपोनेंट्स में क्या आ रहा है कि हमने क्या है, डिजीज़ का एपिडेमियोलॉजी की स्टडी क्या होती है, डिजीज़ फ्रीक्वेंसी होती है, जो फ्रीक्वेंसी कितनी डिजीज़ फ्रीक्वेंसी में पाई जा रहा है, कौन से इसके ट्रीटमेंट फैक्टर्स होते हैं, और डिजीज़ डिस्ट्रीब्यूशन टाइम, प्लेस और पर्सन के अंदर कहाँ पाया जाता है। तो अल्टीमेट एम क्या है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं हेल्थ प्रॉब्लम को, प्रमोट कर सकते हैं वेलबींग ऑफ सोसाइटी, कम्युनिटी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।